हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आईएएस। तो हम डिस्कस करेंगे 15 अक्टूबर का डेली करंट अफेयर्स। ठीक है। और आज का टॉपिक्स क्या क्या होगा। फर्स्ट टॉपिक इज वर्ल्ड्स स्टूडेंट डे। तो 15 अक्टूबर को होता है वर्ल्ड स्टूडेंट डे, जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं। जीएस 4 और जीएस 3 दोनों पर्सपेक्टिव से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जीएस 2 के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है, एसए के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जीएस 4 क्या होता है, एथिक्स। तो एथिक्स के पर्सपेक्टिव से और साइंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, क्यों मैं आपको समझाऊंगा। सेकेंड टॉपिक है जो ऑस्ट्रेलिया इंडिया क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप। तो क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप ऑस्ट्रेलिया इंडिया इंटरनेशनल रिलेशन हो गया। थर्ड टॉपिक इज गगनयान क्रू स्केप सिस्टम। बहुत दिनों से ये टॉपिक न्यूज में रह रहा है, तो इसको वापस हम कवर करेंगे जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से। वॉट एवर न्यू की वर्ड्स यू आर लर्निंग एवरी डे, जो भी आप लर्न करो, आप प्लीज मेंशन दैट इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, जिससे आपका लर्निंग एबिलिटी जो है और इन्हेंस होता है। कीवर्ड्स लर्न कर रहे हो, वोकैबुलरी लर्न कर रहे हो, उसका अलग से आप एक नोटबुक बनाओ जिसको आप मेंस के टाइम पे रिवाइज कर सको, उसको यूज कर पाओ, अपना कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स को बढ़ा पाओ। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉपिक नंबर 1, वर्ल्ड्स स्टूडेंट्स डे। वर्ल्ड्स स्टूडेंट डे मतलब वर्ल्ड का स्टूडेंट्स डे है ये, है ना, 15 अक्टूबर। और ये सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया का मिसाइल मैन जो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उनकी बर्थ एनिवर्सरी के हिसाब से सेलिब्रेट किया जाता है। अक्टूबर 15 जो है डॉक्टर एपीजे कलाम का बर्थ एनिवर्सरी है, बर्थडे है एक तरह से। ठीक है। और उनके बर्थडे को हम कमोमरेट करते हैं वर्ल्ड स्टूडेंट डे के तरफ से। ये आर्टिकल जो आया है वो आर्टिकल आया है आज आसाम ट्रिब्यून में, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, गुड आर्टिकल दैट वी आर कंसिडरिंग। डिक्लेयर्ड बाय द यूनाइटेड नेशन इन 2010। यूनाइटेड नेशन ने 2010 में ही इसको रिकॉग्नाइज कर लिया था। द डे रिकॉग्नाइजेज हिज बॉन्ड विथ यूथ एंड एम्फेसिस ऑन एजुकेशन। तो इनका एम्फेसिस एजुकेशन पे बहुत ज्यादा रहता था, इनका बॉन्ड जो है यूथ्स के साथ बहुत ज्यादा था, तो ये इसीलिए इसको स्टूडेंट डे डिक्लेयर किया गया है। ठीक है। तो आगे समझते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में। देखो, अब टॉपिक की बात करोगे, टॉपिक में आता है कंट्रीब्यूशन ऑफ मोरल थिंकर्स एंड फिलोसफर्स लीडर्स। तो एक तरह से ये इंडिया के लीडर हैं। तो लीडर के बारे में आपको कहाँ पढ़ना होता है, एथिक्स में। ये इंडिया के साइंटिस्ट हैं, साइंटिस्ट के बारे में आपको कहाँ पढ़ना होता है, जीएस पेपर 3 साइंस में। तो दोनों सिलेबस में इनको कवर करना है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जो कॉन्ट्रीब्यूशन हैं, तो इसको यहीं पे हम अच्छे से कवर करते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ द डे ऑनर्स स्टूडेंट्स इमेजिनेशन स्ट्रेंथ। स्टूडेंट्स का जो इमेजिनेशन स्ट्रेंथ है उसको ऑनर किया जाता है। एंड पोटेंशियल एज ड्राइवर्स ऑफ ग्लोबल प्रोग्रेस। ग्लोबल प्रोग्रेस, वर्ल्ड प्रोग्रेस का जो पोटेंशियल है ना, उसके ड्राइवर्स जो होंगे वो कौन है, स्टूडेंट है। स्टूडेंट ही आगे जाके पूरे वर्ल्ड को ड्राइव करेंगे। इट सेलिब्रेट्स डॉक्टर कलाम्स बिलीव दैट यूथ आर द आर्किटेक्ट ऑफ नेशन डेस्टिनी। यूथ ही जो है वो किसी नेशन के डेस्टिनी के आर्किटेक्ट हैं। ठीक है। एंड एजेंट्स ऑफ चेंज, एजेंट ऑफ चेंज भी है। डॉक्टर कलाम विजन फॉर द स्टूडेंट, ही इंस्पायर्ड स्टूडेंट टू ड्रीम बिग। तो आपको भी मैं बार बार कहता हूं कि ठीक है, आप एपीएससी की प्रिपरेशन करते रहो, दैट इज वेरी गुड। बट यूपीएससी की प्रिपरेशन भी करो, यूपीएससी की प्रिपरेशन करो। ऑलमोस्ट एपीएससी का प्रिपरेशन में यूपीएससी का प्रिपरेशन जीएस का हो ही जाता है। थोड़ा सा लेवल सीसैट में आपको बढ़ाना पड़ेगा और आपको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, बस आपका यूपीएससी का प्रिपरेशन भी डन है। एक बार आप आईएएस बनते हो, फिर उसके ऊपर और आगे की सोचो। तो ड्रीम बिग वो बहुत जरूरी है स्टूडेंट के लिए। डेवलप डिसिप्लिन, डिसिप्लिन डेवलप करना बहुत जरूरी है। एंड ट्रांसफॉर्म ड्रीम्स इनटू पर्पसफुल नेशनल एक्शन। ड्रीम्स को पर्पसफुल नेशनल एक्शन वैसा एक्शन जिससे नेशन को फायदा हो, उसमें आप डेवलप करो। ही मैसेज एम्फेसाइज करेज इन कैरेक्टर। कैरेक्टर जो भी है आपका, उसमें करेज होना चाहिए, मोरल इंटेग्रिटी होनी चाहिए और साइंटिफिक टेम्पर होना चाहिए एज पार्ट टू प्रोग्रेस। ये सब कीवर्ड्स हम कहाँ देखते हैं, ये सब कीवर्ड्स हम एथिक्स में देखते हैं। डॉक्टर कलाम के बारे में हम और जानकारी ले लेते हैं। डॉक्टर कलाम करियर एंड कंट्रीब्यूशन, इंडिया में उनका क्या करियर रहा है, क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। मेजरली एज ए साइंटिस्ट, एज ए प्रेसिडेंट उन्होंने क्या किया है वो बहुत ज्यादा डिस्कशन का विषय नहीं है। ही सर्व्ड इन द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका नाम आप डीआरडीओ बोलते हो और इसरो बोलते हो। इसरो और डीआरडीओ में इन्होंने काम किया। ही इज द की फिगर बिहाइंड इंडियाज मिसाइल एंड स्पेस प्रोग्राम। इंडिया के मिसाइल और स्पेस प्रोग्राम जिसको डॉक्टर साराभाई ने और उसके बाद डॉक्टर सतीश धवन ने देखा था, उसको इन्होंने आगे कैरी फॉरवर्ड किया, इंडिया के मिसाइल और स्पेस प्रोग्राम्स को, इंक्लूडिंग अग्नि मिसाइल। नाम सुनते हो आप, अग्नि मिसाइल, पृथ्वी मिसाइल्स और सैटेलाइट लॉन्च करने के जो व्हीकल प्रोजेक्ट होते हैं, इसको उन्होंने लीड किया है ना। पोखरण 2 जो न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था 1998 में, जिसके बाद इंडिया एक
न्यूक्लियर पावर बना, उसमें इनका बहुत मेजर रोल था। एक चीफ साइंटिफिक एडवाइजर जो थे वो यही थे। साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन क्या है? डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस होवरक्राफ्ट। व्हाट इज होवरक्राफ्ट? जो कहीं एरिया में जाके ऊपर होवर करे। नेम क्या था? नंदी, सिंबलाइजिंग इनोवेशन एंड इंडिजिनस कैपेबिलिटी। इंडिजिनस मतलब इंडिया की खुद की कैपेबिलिटी। लेट द SLV-3 प्रोजेक्ट, SLV-3 दैट लॉन्च द रोहिणी सैटेलाइट, जिसने रोहिणी सैटेलाइट को 1980 में लॉन्च किया। मेकिंग इंडिया ए स्पेस पावर, इंडिया को एक स्पेस पावर बनाया गया। कंट्रीब्यूटेड टू इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। देखो ये इसको फुल फॉर्म पढ़ोगे, IGMDP होता है ये इसको आप जरूर नोट करके आप नोट्स बना के रख सकते हो। IGMDP, एडवांसिंग इंडिया सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस टेक्नोलॉजी। इन्होंने एक प्रोग्राम बनाया, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, कि इंडिया में हम क्या क्या मिसाइल्स बनाने वाले हैं। इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो इन्होंने 5 टाइप्स की मिसाइल बनाने की इसमें बात करी। वो 5 टाइप्स कौन सी हैं? पृथ्वी, आकाश, नाग, त्रिशूल एंड अग्नि। ठीक है, ये बिल्कुल आपको याद रहना चाहिए। IGMDP जो है एक ऐसा स्टैटिक टाइप का टॉपिक हो जाता है जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए हाईली इंपॉर्टेंट हो जाता है। साइंस जब पढ़ोगे तब, ऑब्वियसली एथिक्स में तो ये नहीं आएगा। पृथ्वी मिसाइल क्या है? सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। पृथ्वी नाम ही है तो पृथ्वी से फेंको, पृथ्वी पे फेंको। शॉर्ट रेंज का मतलब ये नहीं है 5 किलोमीटर की बात हो रही है, थोड़ा ज्यादा ही बात हो रही है, 100 किलोमीटर। ठीक है। आकाश मिसाइल, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर, सरफेस से एयर मिसाइल आकाश। अभी जो है, जो हम यहाँ पे सीधे सीधे जब हम पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर चला रहे, तो ऑपरेशन सिंदूर में आपने S-400 का नाम बहुत सुन लिया होगा, जो हमने रशिया से परचेज किया था। आप लोगों ने हो सकता है आकाश का नाम भी सुना होगा। जब पाकिस्तान उधर से मिसाइल मारता था या उसके एयरक्राफ्ट आते थे, तो उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए हम इधर से S-400 को एक्टिवेट करते थे या आकाश को एक्टिवेट करते थे। तो आकाश क्या है? सरफेस टू एयर, सरफेस टू एयर मिसाइल, जो एयर में ही जाके जो भी मिसाइल्स उधर से आ रहे हैं उनको क्या कर देता है? काउंटर कर देता है। आकाश मिसाइल नाग, नाग इज थर्ड जनरेशन। जनरेशन बाय जनरेशन जैसे अपग्रेडेशन होता है, ठीक है, जैसे मोबाइल्स का अपग्रेडेशन होता है, जैसे आपका सीधे सीधे हम बात करें आपका डिजिटल टेक्नोलॉजीज होती हैं या फिर इंटरनेट है 1G 2G, उनका अपग्रेडेशन होता है। वैसे ही जो भी मिसाइल्स हैं उनका भी अपग्रेडेशन होता है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आती है। थर्ड जनरेशन फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक मिसाइल। अब एंटी टैंक, वहां से अगर टैंक आ रहा है, मान लो आप बैटल फील्ड में लड़ रहे हो और सामने वाले टैंक लेके आ रहे हैं पाकिस्तान वाले, तो फायर एंड फॉरगेट, फायर कर दो और भूल जाओ। ठीक है, वो जाके वहां पे अटैक कर देगा। एंटी टैंक मिसाइल जो है, जिसका नाम क्या है? नाग। त्रिशूल, शॉर्ट रेंज लो लेवल सरफेस टू एयर, लो लेवल सरफेस टू एयर है बट लो लेवल है, बहुत ज्यादा हाई लेवल नहीं जाएगा। अग्नि, इंटरमीडिएट रेंज सरफेस टू सरफेस। अब अग्नि में हम बहुत बड़ी बड़ी अग्नि मिसाइलें भी लेके आ गए हैं, जो कि बहुत लंबे डिस्टेंस पे 3000 किलोमीटर 5000 किलोमीटर तक भी वॉर कर सकती हैं। तो ये 5 तरह के मिसाइल्स इंडिया के पास होने चाहिए, ऐसा प्रोग्राम IGMDP में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने सोचा था। और ये बहुत पहले सोचा था, 1983 में सोचा था। 1983 में एक तरह से इसकी नींव रखी थी इंडिया की सेल्फ सफिशिएंसी के लिए मिसाइल टेक्नोलॉजी के अंदर। द प्रोग्राम सक्सेसफुली डेवलप्ड 5 मिसाइल सिस्टम। SLV-3 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। SLV-3 प्रोजेक्ट वाज इंडियाज फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल डेवलप्ड बाय इसरो। दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। IGMDP इज इंपॉर्टेंट, विल रिमेन इंपॉर्टेंट फॉर एवर। मेजर पब्लिकेशंस एंड अवार्ड, क्या क्या पब्लिश किया था इन्होंने? ऑथर्ड विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड्स, ये इनका बुक है। इंडिया 2020 है ना, इंडिया 2020 के ऊपर तो यूपीएससी ने ऐसे भी पूछ डाला, प्रोमोटिंग यूथ एम्पावरमेंट एंड विजनरी नेशन बिल्डिंग, नेशन को कैसे बिल्ड किया जाए। नॉलेज पे बहुत फोकस किया, क्रिएटिविटी, एथिक्स पे भी बहुत फोकस किया। फ्रॉम द फाउंडेशन ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव प्रोग्रेस, हिज फेमस कोट, इफ यू वांट टू शाइन लाइक द सन फर्स्ट बर्न लाइक द सन। ये सब कोट आप एसेज वगैरह में बहुत ज्यादा मेंशन कर सकते हो। अवार्ड एंड ग्लोबल रिकॉग्निशन, भारत रत्न मिला उनको 1997 में। 1997 में ही वाज अलाइव, तो जिंदा रहते भी ही गॉट द भारत रत्न। पद्म भूषण मिला इनको 1981 में, पद्म विभूषण मिला इनको 1990 में फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू साइंस एंड नेशनल सर्विस। तो पद्म विभूषण पहले मिलता है, फिर उसके भूषण, भूषण के ऊपर होता है विभूषण, उसके ऊपर होता है भारत रत्न, सबसे ऊपर होता है। ठीक है, रेस्पेक्टेड ग्लोबली फॉर सिंप्लिसिटी, पैट्रियोटिज्म एंड लीडरशिप। तो सिंप्लिसिटी के लिए भी जाने जाते थे, पैट्रियोटिज्म के लिए भी जाने जाते थे, लीडरशिप के लिए भी जाने जाते थे। दैट कंबाइन साइंटिफिक एक्सेलेंस विथ ह्यूमन वैल्यूज। वाह, तो पर्सन हो तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जैसे, आप इनको आइडियलाइज करना चाहते हो तो आप इनको जरूर करिए। और इनके जो बुक्स हैं, खासकर इग्नाइटेड माइंड्स, आप जरूर पढ़िए। ठीक है, इंडिया 2020 थोड़ा सा पुराना हो गया जब उन्होंने बुक लिखा था, तो इग्नाइटेड माइंड्स आप जरूर पढ़िए। रेलेवेंस ऑफ वर्ल्ड स्टूडेंट डे,
The day promotes innovation, research, and creativity as pathways to social change. It reminds nation to invest in youth as a foundation for economic and demographic growth. It highlights education as the most powerful tool for building a humane and progressive world. What is the conclusion? Dr. APJ Abdul Kalam's life continues to inspire generations to dream, learn, and serve with humility and courage. The greatest tribute to him lies in educating and empowering every student to create an enlightened and progressive world. कि एक enlightened and progressive world को क्या किया जाए, create किया जाए. ऑस्ट्रेलिया इंडिया क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप. सो लेट्स टॉक अबाउट टॉपिक नंबर 2. ठीक है, यहाँ पे ये लीजा सिंह है, यहाँ पे तुषार जोशी है, ये लोग इस आर्टिकल को लिखते हैं. द हिंदू से हमने ये आर्टिकल को लिया है. एनर्जी 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 एनर्जी, इंडिया एनर्जी का भूखा है. एनर्जी में भी हमें कैसा एनर्जी चाहिए? क्लीन एनर्जी, जो नॉन पॉल्यूटिंग एनर्जी है वो चाहिए. ऑस्ट्रेलिया और इंडिया मिलकर दोनों इस पे मिलकर काम करने वाले हैं. At a time when both India and Australia are pushing ambitious clean energy targets, it is timely that Australia's Minister for Climate Change and Energy, Chris Bowen, is arriving in Delhi today, October 15, to strengthen cooperation under the India-Australia Renewable Energy Partnership. ठीक है, Renewable Energy Partnership is REP. तो REP एक ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट करेगा, है ना, जिसमें ग्लोबल सप्लाई चेन जो है वो बनी रहे और चाइना के ऊपर ओवर डिपेंडेंस ना हो. अब जब कभी भी एक पर्सन के ऊपर या किसी भी चीज के ऊपर आप ओवर डिपेंडेंट हो जाएंगे, आप वल्नरेबल हो जाएंगे. अभी पूरा वर्ल्ड वल्नरेबल हो रखा है, चाइना के ऊपर सबका ओवर डिपेंडेंस है. ठीक है, इसमें क्या होगा? 2023 में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर एंथनी अल्बनीज ने एक तरह से लॉन्च किया था प्रैक्टिकल क्लीन एनर्जी कोलैबोरेशन. Focus on joint projects, critical mineral cooperation, capacity building to convert climate ambitions into tangible result. Climate ambitions को किस में कन्वर्ट कर दिया जाए? tangible results में कन्वर्ट कर दिया जाए. tangible result मतलब वैसा रिजल्ट जिससे कुछ फायदा हो, उसको हम क्या बोलते हैं? tangible result. Includes track 1.5 dialogue. track 1.5 dialogue का मतलब क्या होता है? ट्रैक 1.5 डायलॉग जिसमें ऑफिसर्स भी रहेंगे, ऑफिशियल्स भी रहेंगे और नॉन ऑफिशियल्स भी रहेंगे, इंडस्ट्रीज वगैरह, रिसर्च बॉडीज. इसको हम क्या बोलते हैं? 1.5 डायलॉग. क्लीन एनर्जी का एम्बिशन है, इंडिया का टारगेट है 2030 तक हमें 500 गीगावाट, आई रिपीट 500 गीगावाट नॉन फॉसिल कैपेसिटी. नॉन फॉसिल मतलब क्रूड ऑयल, फॉसिल मतलब कोल, क्रूड ऑयल, कोल, इन सबको हटा दो तो इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी, हाइड्रो पावर एनर्जी, इन सब एनर्जी से हमें 500 गीगावाट का टारगेट रखा है. ठीक है, हाफवे हमने अचीव कर लिया है. 2025 में 250 गीगावाट तक हम ऑलरेडी पहुंच गए हैं. 5 साल हमारे पास और है 250 गीगावाट और ऐड करने के लिए. ऑस्ट्रेलिया प्लान है 62 से 70% एमिशन रिडक्शन बिलो 2005 लेवल बाय 2035. ऑस्ट्रेलिया 2005 में जितना कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करता था उसका ऑलमोस्ट 70% रिडक्शन हो जाना चाहिए 2035 तक. रिडक्शन कब होगा? जब उसके भी पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज को कन्वर्ट किया जाए नॉन पॉल्यूटिंग में, एनर्जी के रिन्यूएबल बनाया जाए. तो ऑस्ट्रेलिया भी उस नेट जीरो गोल की तरफ बढ़ रहा है. बोथ नेशन सीक डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सप्लाई चेन फॉर रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी एंड मटेरियल्स. रिस्क ऑफ डिपेंडेंस ऑन चाइना. चाइना रिफाइंस ओवर 90% ऑफ रेयर अर्थ मिनरल्स जो है, आई रिपीट, रेयर अर्थ मिनरल्स का 90%, पूरे वर्ल्ड का 90% चाइना रिफाइन करता है. और पूरे वर्ल्ड का 80% सोलर मॉड्यूल्स जो सोलर सेल्स में यूज हो रहा है वो चाइना सप्लाई करता है. ठीक है, दिस इज ह्यूज नंबर. ये आपको हमेशा याद रहने चाहिए. ये ऐसा डेटा है जो आप लिख के रखो. इंडिया फेसेस डिपेंडेंसी इन इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, विंड पावर, स्पेशली फॉर रेयर अर्थ मैग्नेट्स एंड बैटरीज. ऑस्ट्रेलिया थ्रू रिसोर्स रिच इन लिथियम एंड कोबाल्ट लैक्स रिफाइनिंग एंड डाउन स्ट्रीम मैन्युफैक्चरिंग. ऑस्ट्रेलिया रिसोर्स रिच जरूर है. रिसोर्स रिच किस में है? लिथियम में है. रिसोर्स रिच किस में है? कोबाल्ट में है. ऑस्ट्रेलिया लैक्स रिफाइनिंग. ऑस्ट्रेलिया रिफाइन नहीं कर पाता, रिफाइनिंग फैसिलिटीज नहीं है और डाउन स्ट्रीम मैन्युफैक्चरिंग नहीं है. एक बार आपने अंदर से माइनिंग करके कुछ मिनरल निकाल लिया, उसको रिफाइन भी नहीं कर पाते और उसके बाद उसको यूज भी नहीं कर पाते. बट ऑस्ट्रेलिया के पास रिसोर्स है. तो ऑस्ट्रेलिया के पास रिसोर्स है और इंडिया के पास इंजीनियर्स हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरा कॉलेज जो है इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, IIT धनबाद. ठीक है, तो IIT धनबाद तो माइनिंग कॉलेज है और यहाँ से जो हमारे माइनिंग इंजीनियर होते हैं वो पूरे वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट माइनिंग इंजीनियर है, जो कि जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया के माइनिंग इंजीनियरिंग का काम करते हैं. तो अगर हम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ऐसे कॉन्ट्रेक्चुअल चीजों में आते हैं तो इससे फायदा दोनों को होने वाला है. सप्लाई चेन शॉक्स ड्यूरिंग COVID-19 एंड चाइना's export restriction exposed strategic vulnerability.
ठीक है। फोटोवोल्टाइक टेक्नोलॉजी से क्या होता है, सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जाता है सेमीकंडक्टर मटेरियल्स लाइक सिलिकॉन का यूज करके। अब आरईपी का कोऑपरेशन क्या, आरईपी रिन्यूएबल एनर्जी पार्टनरशिप जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रही है, सोलर फोटोवोल्टाइक टेक्नोलॉजी एंड सोलर सप्लाई चेन्स, green hydrogen development in energy storage solution, circular economy in renewables and two-way investment facilitation, skill development, capacity building and research collaboration. Strategic and economic significance क्या होगा, promotes regional energy resilience and reduces over dependence on single country supply chains. सिंगल कंट्री सप्लाई चेन पे जो ओवर डिपेंडेंस है उसको क्या किया जाएगा, रिड्यूस किया जाएगा. फोस्टर ग्रीन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, इनोवेशन एंड जॉब क्रिएशन अक्रॉस बोथ इकोनॉमीज. Position India and Australia as key Indo-Pacific clean energy partner in global climate diplomacy. तो दिस इज आवर स्ट्रेटेजिक एंड इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस. जो हम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, देखो ये लोकेशन देखो, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है. तो इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया पूरे इंडो पैसिफिक में हम लोग क्या करेंगे, ओवर डिपेंडेंस जो चाइना के ऊपर है उस ओवर डिपेंडेंस को रिड्यूस करना है, सप्लाई चेन को मेंटेन करना है, ग्रीन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स को बढ़ाना है, इनोवेशन करना है, जॉब क्रिएट करना है, ठीक है. और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया को एक की पार्टनर की तरह लेके आना है, ठीक है. नाउ द वे फॉरवर्ड, प्रायोरिटाइज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ज्वाइंट पायलट प्रोजेक्ट इन सोलर हाइड्रोजन स्टोरेज टेक्नोलॉजी, establish a bilateral critical mineral framework to ensure secure and diversified supply chain, promote co-investment in value-added processing and manufacturing to reduce raw material export dependency, strengthen academic and industrial linkage under the track 1.5 dialogue for innovation and workforce training, enhance policy harmonization को बढ़ाना है, green financing को बढ़ाना है for sustainable scalable collaboration, जिससे scalable collaboration हो पाए. टॉपिक नंबर 3, गगनयान क्रू एस्केप सिस्टम. गगनयान तो पता ही है आपको, जैसे ये रहा अर्थ. अब अर्थ के लो अर्थ ऑर्बिट में, लो अर्थ ऑर्बिट मतलब पास, ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर्स 300 किलोमीटर्स फ्रॉम द अर्थ सरफेस जो ऑर्बिट है, हम क्या बोलेंगे, लो अर्थ ऑर्बिट. वहां पे हमें अपना एक स्पेस स्टेशन क्रिएट करना है जिसको हम क्या बोल रहे हैं आज के टाइम पे, गगनयान बोल रहे हैं. गगनयान जो गगन में जाएगा और वहां पे रुकेगा, वहां पे अर्थ के चक्कर लगाएगा, ठीक है. अब गगनयान में हम इस पे इंसान भेजने वाले हैं, इंसान भेजेंगे. अब इंसान भेजने के लिए क्या होगा, इंसान भेज तो देंगे, उनको वापस भी लाना होगा. इंसान जो हम भेजेंगे उसको हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, क्रू. अब वहां पे जब उनको वापस लाना होगा तो उसको एस्केप सिस्टम भी चाहिए होगा, वहां से वापस निकलने का, वापस आने का. तो यहाँ पे उसका क्या चल रहा है, टेस्टिंग चल रहा है, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं. गगनयान मिशन इज इंडियाज फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम aiming to send a crew of 3 astronauts to low Earth orbit of 400 km and return them safely. लेके भी तो आना है. Mission phase include unmanned test vision followed by the first manned flight. First manned flight 2027 में आप एक्सपेक्ट कर रहे पाओगे, बहुत मजा आएगा उस टाइम पे. Successful place India among elite nation with indigenous human space flight capabilities. Indian human space flight program to develop a space vehicle to carry crew of 2 to low Earth orbit and return safely to a predetermined destination on Earth. एक predetermined destination जो अर्थ पे है वहां तक लेके आना है, ठीक है. क्रू एस्केप सिस्टम, दिस इज क्रू एस्केप सिस्टम. क्रू मॉड्यूल, सर्विस मॉड्यूल, ठीक है. मिशन ड्यूरेशन क्या होगा, 7 डेज का ही होगा. इमरजेंसी अबॉर्ट मिशन भी होगा अगर अबॉर्ट करने की जरूरत पड़ जाए. क्रू मॉड्यूल डिजाइन फॉर री एंट्री वापस से एटमोस्फियर में वापस करना होगा, री एंटर करना होगा, ठीक है. ये सब काम करना होगा. अब यहाँ पे CES है, क्रू एस्केप सिस्टम. ये क्या है, विल बी यूज्ड ड्यूरिंग द इनिशियल पार्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक फेज ऑफ द गगनयान मिशन टू इंश्योर क्रू सेफ्टी. क्रू की सेफ्टी के लिए, इंसानों की सेफ्टी के लिए क्रू एस्केप सिस्टम को यूज किया जाएगा इनिशियली. ये कुछ दिनों तक जाएगा, है ना. अगर क्रू को एस्केप करना होगा यहाँ से तो वो एस्केप सिस्टम को यूज करके और पानी में स्प्लैश डाउन हो सकता है, और नहीं करना होगा तो ये फिर वापस चले जाएंगे, घूमेंगे और वापस घूमते रहेंगे, ठीक है. To ensure crew safety in the event of contingency that jeopardize the mission. The CES is designed to rapidly separate the crew module along with the crew from a malfunctioning launch vehicle. जब ये लॉन्च malfunction कर जाए, खराब हो जाए, तब क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग, तब सीधे सीधे हम लोग ये क्रू मॉड्यूल से हम लोग बाकी जो हमारे क्रू होंगे वो अलग हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है. तो ये यहाँ पे प्रोसेस दिखाया गया है. What is the way forward? Conduct additional CES test flight. Additional flight test flight conduct करना होगा. Diverse atmospheric condition change कर करके, कभी बारिश होगी, कभी धूप होगा, कभी ह्यूमिडिटी होगी, कभी साइक्लोन होगा, तो अलग अलग कंडीशंस में हमें फ्लाइट टेस्ट करनी होंगी.
IVHM की मॉनिटरिंग करनी होगी, ऑटोनोमस डिसीजन मेकिंग करना होगा, क्रू ट्रेनिंग करना होगा, मिशन प्लानिंग, सेफ्टी प्रोटोकॉल, ये सारे काम हमें करने पड़ेंगे। व्हाट इज IVHM? इंटीग्रेटेड व्हीकल हेल्थ मैनेजमेंट, व्हीकल का हेल्थ, क्रू का हेल्थ, ये सारा कुछ हमें क्या करना पड़ेगा, मैनेज। ठीक है, कौन कौन से लोग इसके लिए प्रिपेयर किए जा रहे हैं? विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला को आप जानते हो, जो ऑलरेडी स्पेस से घूम आए हैं, तो इनके पास एक्सपीरियंस है। इनके अलावा ग्रुप कैप्टन प्रशांत, बालाकृष्णन नायर, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप, ये लोग जाएंगे और घूम के आएंगे। ठीक है, अब ये रहे आपके क्वेश्चंस, आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वर्ल्ड स्टूडेंट डे एंड डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जन्मदिन के महोत्सव पे अक्टूबर 15 को हम वर्ल्ड स्टूडेंट डे मनाते हैं। डॉक्टर कलाम लेड इंडियाज SLV थर्ड प्रोजेक्ट दैट लॉन्च द रोहिणी सैटेलाइट इन 1980। He was posthumously awarded the भारत रत्न for his contribution in science and education। तो आप बताइए इसमें कौन सा जो ऑप्शंस है वो इनकरेक्ट ऑप्शन, इनकरेक्ट बताना है आपको। With reference to Australia India Renewable Energy Partnership, consider the following statement. RP focus on solar technology, green hydrogen, energy storage, circular economy initiative. India and Australia plan to co-invest in refining, processing, clean technology infrastructure. Partnership seeks to establish a global independent energy ecosystem with regional cooperation। बताइए कौन से ऑप्शन सही हैं। एंड द लास्ट, गगनयान क्रू एस्केप सिस्टम के बारे में। Crew escape system is designed to ensure crew safety during ascent by rapidly separating the crew module from a malfunctioning launch vehicle. Gaganyaan uses a push type CES that pushes the crew module into liquid engine. Gaganyaan push type CES यूज कर रहा है, जो क्रू मॉड्यूल को लिक्विड इंजन यहाँ पे यूज हो रहा है। इंटीग्रेटेड व्हीकल हेल्थ मैनेजमेंट मॉनिटर करेगा व्हीकल एंड क्रू हेल्थ पैरामीटर्स इन रियल टाइम टू इनेबल टाइमली CES एक्टिवेशन। है ना, कि अगर व्हीकल का हेल्थ खराब हो रहा है या इंसान का हेल्थ खराब हो रहा है तो क्रू एस्केप सिस्टम को एक्टिवेट किया जाएगा और क्रू क्या होगा, एक्टिवेट हो जाएगा। तीनों ऑप्शन पढ़िए और बताइए कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। लास्ट क्लास के जो क्वेश्चन थे लास्ट DCA के, तो इसमें ये रहे उनके आंसर्स, है ना, जो हमने लास्ट दिन डिस्कस किया था। क्योंकि एक्सप्लेनेशन तो ऑब्वियसली हम पढ़ ही रहे हैं, टॉपिक से पढ़ रहे हैं, तो एक्सप्लेनेशन यहाँ पे गिवन नहीं। ठीक है, चलिए, तो ये हो गए हमारे क्वेश्चन, है ना, पुराने जितने भी क्वेश्चन थे हमने यहाँ पे कवर कर लिए। थैंक यू एंड जय हिंद।